करते हैं, अदरवाइज तो नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सही किया जा सके। तो यहाँ पर हम लोग जो भी स्टार्टिंग क्लासेस ली थी आपकी, तो एक ऐसे राइटिंग के लिए मैंने कुछ सजेशंस बताए थे आपको, तो वो मेरे ख्याल से बहुत दिन हो गया है तो आप भूल गए होंगे। सो आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू दैट ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू व्हेन यू आर गोइंग टू राइट एन ऐसे के बारे में जब भी आप कुछ लिखते हैं तो कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। ये सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन जो होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगी, मैंने आपको टॉपिक दे दिया है टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन टॉपिक पे आपको स्पीच प्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास किसी का भी ये बहाना नहीं होगा कि मैम समझ में नहीं आया, एब्सेंट है या ऐसा कुछ। So as I was telling कि आपका जो टॉपिक है, ठीक है, प्रतीक ने बोल दिया था और बाकी स्टूडेंट ने नहीं बोला था, लेकिन प्रतीक इफ यू वांट यू कैन रिपीट द टॉपिक और यू कैन प्रेजेंट अनदर स्पीच ऑन एनी अदर टॉपिक। आप कोई भी टॉपिक खुद से भी चूज कर सकते हैं स्पीच प्रेजेंट करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज मैम मैंने एक टॉपिक सोचा था मैम, वो मैम बोलना ठीक रहेगा या नहीं मैम? टॉपिक का नाम था मैम बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड। मैम आपकी आवाज। 1 मिनट। हेलो। यस यू आर ऑडिबल, बताइए बच्चे। हेलो। Pratik, if you are able to hear my voice, do one thing, write the topic in your chat box. Chat box में आप topic मैम मैं बोल देता हूँ मैम। मेरा टॉपिक मैम मैंने सोचा है कि द बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन नेचर। इसके ऊपर मैम मैं कुछ टॉपिक बोला मैं चाहूंगा तो कि मैं बोलूँ मैम, वो ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये टॉपिक बहुत बढ़िया है। यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, अच्छे से प्रिपेयर करके आप प्रेजेंट कर सकते हैं, टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। ओके, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, आपको मैंने टॉपिक दिया है टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन। तो किसी का भी मेरे को यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए कि आपने प्रिपेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि आप समझ नहीं पाए थे या एब्सेंट थे। सबको बता दे रही हूँ, टॉपिक आपका टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन, दिस इज योर टॉपिक। हर एक स्टूडेंट को अदर देन प्रतीक, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे दिया है, स्पीच प्रेजेंट कर दिया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं उन सभी के लिए टॉपिक है, स्पीच का टॉपिक है टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन। यहाँ पर आपको बोलना क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर कोशिश करिएगा कि इंटरनेट से बहुत ज्यादा कंटेंट आप ना लेके आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गूगल से सर्च कर ले रहे हैं और जो भी चीजें यहाँ पर गूगल से सर्च कर रहे हो वही चीज आपने क्लास में आके बोल दी, ठीक है। उसको आप यूज कर सकते हो, गूगल से आप सर्च कर सकते हो, लेकिन उस कंटेंट को आप सिर्फ 35% ही यूज करोगे, ठीक है। गूगल से जो भी आपको जानकारी मिल रही है इस टॉपिक से रिलेटेड, उससे आपको सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंटेशन देना है। इस टॉपिक में आप 35% यूज कर सकते हो इस टॉपिक का, गूगल से जो भी उठाना है आपको डाटा वो ले सकते हो, लेकिन बाकी का जो आपका परसेंटेज है 65% जो है आपका, दैट यू हैव टू प्रेजेंट ऑन योर ओन। आपका अपना ओपिनियन आप लिखना है, आपको अपना खुद का ओपिनियन लिखना है कि क्या आप सोचते हो कि टेलीविजन में जो वायलेंस हो रहा है वो बच्चों के लिए, बच्चों के ऊपर क्या असर डाल रहा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट जो चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द स्पीच, ठीक है, जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, अगर आपको अपना खुद का कंटेंट नहीं मिलता है, ठीक है, लाइक इफ यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अ कंटेंट ऑफ योर ओन, आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, तो वहां पर आपको क्या करना है, दैट यू कैन टेक द सजेस्ट फ्रॉम समवन एल्स। मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई स्टूडेंट है, छोटा बच्चा है, आपके फैमिली में कोई छोटा बच्चा है, आप खुद जाके उस बच्चे से पूछ सकते हैं कि तुम्हारा क्या व्यू है when you are when he or she is watching the television and seeing the violence in the television,
ठीक है, जब उसे टेलीविजन में वहां पर मोबाइल में देख रहा है, चाहे मूवीज देख रहा है, चाहे वेब सीरीज देख रहा है, चाहे कार्टून देख रहा है, उसमें जिस भी तरह का वायलेंस दिखाया जा रहा है, ठीक है, उस वायलेंस से उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उसे कैसा लगता है वो वायलेंस देखकर, क्या सीख रहा है वो उस वायलेंस से, इस तरह के क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं, ताकि आपका अपना एक ओपिनियन जो है वो आप यहाँ पर प्रेजेंट कर पाए। अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर अप हो गई। किसी को भी स्पीच में किसी को भी कोई डाउट है कि हाउ यू हैव टू प्रेजेंट, व्हेन मैंने बता दिया है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर कल हो तो कल प्रेजेंट करना है, मंडे को हो तो मंडे को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका स्पीच प्रेजेंट करना है। आपका अटेंडेंस जो है वो अब इतना ज्यादा नहीं रहता है कि एक क्लास में हर एक बच्चा नहीं प्रेजेंट कर पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट आराम से, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आते हैं, एटलीस्ट आप 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हो। हर एक स्टूडेंट स्पीच अपना दे सकता है, मैं उसको रिव्यू दे सकती हूँ, ठीक है। ट्राई करिएगा कि जितना पार्टिसिपेट कर सके उतना पार्टिसिपेट करें, और कोशिश करिएगा कि लास्ट मोमेंट पे तैयारी ना करें, ठीक है। आपने जो भी चीज प्रिपेयर की है, अगर आपको लग रहा है अगर आपको देना है स्पीच, ठीक है, तो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन का तैयारी मत करना। एटलीस्ट एक दिन पहले आप पूरा अच्छे से कंटेंट तैयार करिए, क्या क्या बोलना है, उसके बाद आप एक बार प्रैक्टिस करिए बोलकर, ताकि आपका प्रेजेंटेशन जो है उसमें कुछ कम्युनिकेशन, कुछ नॉन वर्बल जो है वो भी ठीक रहे, ठीक है। आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका बोलने का जो फ्लो है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करके देखनी है कि किस तरह जा रही है और किस तरह सही हम कर सकते हैं। अंडरस्टूड? लास्ट मिनट जब भी आप तैयारी करोगे, कंटेंट आपको गूगल से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये टॉपिक सर्च करते हो तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा गूगल से, लेकिन वो आप अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, अपने इमोशंस नहीं डाल पाओगे। व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, योर इमोशंस मैटर्स अ लॉट, क्योंकि जो कंटेंट आप बोलोगे गूगल से देखकर, वो तो गूगल से पढ़ सकता है कोई भी। जितने यहाँ पर स्टूडेंट प्रेजेंट है सब कोई पढ़ सकता है, मैं भी पढ़ सकती हूँ, मैंने भी पढ़ा है। मैं जो भी टॉपिक देती हूँ मैं सब गूगल पे सर्च करके देती हूँ। तो क्या मैंने वो चीजें नहीं पढ़ी हैं? क्या यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट है वो नहीं पढ़ सकता है? सब पढ़ सकते हैं, लेकिन आप किस तरह उसको इवेलुएट करते हो, आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं जब आप उन चीजों को पढ़ते हो, आपको क्या लगता है कि आपके ओपिनियन से अपना एक थॉट है आपका, वो प्रेजेंट करना है आपको। So your opinion matters more than the facts or figures or statistics that you are going to get from Google, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब आप इंक्लूड करते हो, अपना ओपिनियन इंक्लूड करते हो, तब आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं उस स्पीच से, जो कि आपकी ऑडियंस को हेल्प करता है कनेक्ट होने में, ठीक है। आपका जो फ्लो होता है, वो फ्लो एक ऐसा लगता है जैसे आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, उस तरह का कॉन्वर्सेशन टाइप का फ्लो आता है स्पीच में। तीसरा चीज, आपका बॉडी लैंग्वेज जो रहता है वो थोड़ा बहुत रिलैक्स्ड रहता है, अदरवाइज आपका ध्यान पूरी तरह से फैक्ट ऑडियंस तक पहुंचाने में ही चला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप खुद का ओपिनियन बता रहे हैं तो आपका माइंड जो है वो थोड़ा बहुत रिलैक्स रहता है कि हाँ, मेरा अपना ही बात है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही मुझे ऑडियंस को बताना है। तो थोड़ा बहुत आप रिलैक्स्ड फील करेंगे अगर आप अपना ओपिनियन बताएंगे तो। So these are the factors that you have to take care of, ठीक है। Now यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैंने बोला था कि ऐसे जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो ऐसे में क्या क्या चीजें यहाँ पर लिखना जरूरी होता है। So let me share this with you. Yes, steps to write a good essay, मतलब कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में, सिर्फ यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए ही नहीं, मान लीजिए आप कोई भी चीज, कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई भी मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं किसी अथॉरिटी को, ठीक है, तो उसमें आप सिंपल ये सारे स्टेप्स फॉलो करके यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ वेरी गुड कंटेंट। आप अच्छा कंटेंट जो है वो बना सकते हो। अंडरस्टूड? कैसे? अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक पहला स्टेप है कि जो भी टॉपिक है, ठीक है, चाहे आप स्पीच लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, या फिर सिर्फ आपको डिस्कशन करना है अपने टीम मेंबर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ,
किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी ओपिनियन देना है, कोई भी फैक्ट बताना है, तो उसके लिए पहले आपको टॉपिक समझना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको टॉपिक दिया, टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन, यहाँ स्पेसिफिकली ये तो नहीं लिखा था कि आपको अपना ओपिनियन बनाना है कि जो वायलेंस है वो बच्चों पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। सिर्फ टॉपिक में ये चीज नहीं लिखी है, लेकिन मैंने आपको समझाया ये चीज कि इस टॉपिक में स्पेसिफिकली आपको किस बारे में बात करनी है, ठीक है। हो सकता है कि अगर मैं ये टॉपिक नहीं समझाती तो टेलीविजन में जो वायलेंस हो रहा है उसे बच्चे कितना पसंद करते हैं ये भी लिख सकते हो, ठीक है। टेलीविजन में जो वायलेंस हो रहा है वो बच्चे कॉपी करते हैं, उनको उनका जब फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर इन एनी पर्टिकुलर शो और ड्रेसिंग शो, ठीक है, तो वो ड्रेसअप होके जाते हैं एज अ हीरो, ठीक है। वो सारी चीजें भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली मैंने अब बताया कि जो टेलीविजन वायलेंस है उसके क्या इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी इफेक्ट अगर आपके वहां पर जो भी चिल्ड्रन हैं, जो भी बच्चे हैं उन पे पड़ रहा है, उस बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो यानी कि टॉपिक अगर किसी भी का हो, किसी भी चीज का हो, चाहे ऐसे का हो, चाहे स्पीच का हो, चाहे आर्टिकल का हो, टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि एग्जैक्टली उस टॉपिक में लिखना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वुड बी प्लान एंड आउटलाइन, यानी कि आपको एक आउटलाइन, यानी कि एक तरह से समझ लो जब कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो एक उसका मॉडल बनता है पेपर पर, राइट, या 3D में उसका एक कंप्यूटराइज्ड मॉडल बनता है कि किस तरह वो दिखेगा बिल्डिंग, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। तो सेम केस में यहाँ जब भी कोई आर्टिकल स्पीच या ऐसे लिखते हो तो उस केस में आपको यहाँ पर प्लान करना है कि आप इंट्रोडक्शन पहले तो बॉडी, देखो स्केलेटन तो सेम ही है, ठीक है। अगर कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो तो स्केलेटन तो उसका सेम ही रहेगा, ठीक है। उसमें ब्रिक्स यूज होंगे, सीमेंट यूज होगा, जो रॉड है रॉड यूज होगा, स्टील रॉड, जो भी रॉड है वैसे जो मटेरियल है वो सेम है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि चार दीवारी रहेगी, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, हमेशा हर जगह रहता है किसी भी बिल्डिंग में। तो सेम सिमिलर केस में आपका बेसिक स्ट्रक्चर सबके लिए सेम है, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो आर्टिकल हो। your basic structure, that is introduction, body and your conclusion, this basic structure same, वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन क्या चेंज करता है कि आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे क्या, ठीक है। क्या चीज है इस टॉपिक में ऐसा, सॉरी, इस टॉपिक में ऐसा क्या है जो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। आपकी जो ऑडियंस है, मान लीजिए अगर ऑडियंस आपकी 10 साल के नीचे की है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे कि इंट्रोडक्शन उनको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर मैं चिल्ड्रन एंड वायलेंस, टेलीविजन वायलेंस और चिल्ड्रन के बारे में लिख रही हूँ और ये मुझे बच्चों को समझाना है कि इन्हें नेगेटिव सेंस में ना ले, तो इससे मुझे इस लैंग्वेज में या इस उन वर्ड्स के साथ प्रिपेयर करना होगा जो उन बच्चों को समझ में आए। अंडरस्टूड। तो सिमिलर वे में आपको अपनी ऑडियंस के बारे में सोचना है कि ऑडियंस को क्या चीज समझ में आएगी, प्लस ऑडियंस को क्या चीज अट्रैक्ट करेगी, ऑडियंस को क्या चीज अट्रैक्ट करेगी, प्लस क्या चीज है जिससे आपका मैसेज जो है, यानी कि किस टॉपिक पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं वो टॉपिक क्लियर हो जाए पूरी तरह। अंडरस्टूड। दिस इज योर आउटलाइन, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन का हो गया। बॉडी पार्ट में क्या डिस्कस करोगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसकी वजह से क्या 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 इफेक्ट पड़ रहा है किस किस पर, और मान लीजिए कि जो नॉइस पोल्यूशन है तो नॉइस पोल्यूशन के क्या होता है नॉइस पोल्यूशन, वो तो इंट्रोडक्शन हो गया। तो नॉइस पोल्यूशन किस चीज से होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, कितनी बीमारियां होती हैं, कुछ भी वो सारी चीजें आप इंक्लूड करेंगे बॉडी पार्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आपका इसमें देख लो टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन में आपका जो बॉडी पार्ट होगा उसमें बॉडी पार्ट में क्या क्या लिख सकते हो, कितनी सारी मूवीज में वायलेंस दिखाया जाता है जो बच्चों को पसंद है, जो स्पेसिफिक जो कार्टून होता है, जो स्पेसिफिक कंटेंट बच्चों के लिए बनाया जाता है उसमें अगर कहीं वायलेंस दिखाया जाता है तो, और क्या स्टैटिस्टिक है, थोड़ा बहुत डाटा आप इंक्लूड कर सकते हो, तो वो आप बॉडी पार्ट में वो आप बॉडी पार्ट में इंक्लूड करोगे। क्या इंक्लूड करोगे कि यहाँ पर कितना परसेंटेज ऑफ बच्चे हैं वो वायलेंस वाला मूवी ज्यादा पसंद करते हैं, कितना परसेंटेज ऑफ
चिल्ड्रन हैं जो कि आप कह सकते हो पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहे हैं, जो वायलेंस को देख रहे हैं, कितना परसेंटेज पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल करते हैं कि वो क्या कंटेंट देख रहे हैं टेलीविजन में, वेब सीरीज में, कितने परसेंट ऑफ पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि टेलीविजन का वायलेंस उनके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारा स्टैटिस्टिक आप इंक्लूड कर सकते हो बॉडी पार्ट में, ठीक है। बॉडी पार्ट हमेशा जरूरी नहीं है, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है बच्चों को कि आप बॉडी पार्ट को बहुत लंबा खींच देते हो, जो कि आपका इंफॉर्मेटिव होता है बॉडी पार्ट। जरूरी नहीं है कि आप बॉडी पार्ट को बहुत लंबा खींचो, पूरा एक पैराग्राफ 10-15 लाइन का बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप 5-6 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए, मैक्स टू मैक्स 10 लाइनों का एक छोटा पैराग्राफ, 10 लाइनों का पैराग्राफ लिखिए। इतना लिखिए कि बस आपकी जो भी डाटा स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं वो प्रूफ कर दे जो पॉइंट आप बोलना चाहते हो, जो कंक्लूजन में बोलना चाहते हो। अगर आप बोलना चाहते हो कि वॉयलेंस, टेलीविजन का वॉयलेंस बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो ये चीज आपके प्रूफ करनी चाहिए पूरी बॉडी में कि आप फैक्ट दोगे कि क्या क्या नुकसान होते हैं बच्चों को टेलीविजन के वॉयलेंस देखने से। अगर आप कंक्लूजन में लिख रहे हो कि टेलीविजन के वॉयलेंस से बच्चों को कोई फर्क, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, तो आप बॉडी पार्ट में वो चीज मेंशन करोगे जो इसका प्रूफ है, ठीक है, कि ये चीजें होती हैं। अगर हम वॉयलेंस जो है बच्चों को वॉयलेंस वाले अगर कुछ दिखाते हैं टेलीविजन में, तो वो इस तरह पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, ये फैक्ट बताओगे। अगर आप कंक्लूजन में ये लिख रहे हो कि ये पेरेंट्स के मॉनिटर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का कंटेंट को किस तरह बच्चों को समझाते हैं, तो ये चीज भी आप यहाँ पर प्रूफ करके दिखाओगे कि पेरेंटल कंट्रोल की वजह से कुछ बच्चे जो हैं वो वॉयलेंस देखने के बावजूद अच्छी चीजें ही सीखते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो पेरेंटल कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, तो वो गलत चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो बॉडी पार्ट आपका रहता है कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जो कंक्लूजन आपने लिखा है उसमें सपोर्ट करने के लिए आपका बॉडी पार्ट रहता है। तो जरूरी नहीं है कि आप बॉडी पार्ट को ही लंबा खींचो, ठीक है। आपका कंक्लूजन, आपका इंट्रोडक्शन भी बड़ा खींच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी पार्ट हो गया। कंक्लूजन में आपको अपना ओपिनियन डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा बाकी पूरा कंटेंट जो है आपका, इंट्रोडक्शन हो चाहे आपका बॉडी पार्ट हो, इंट्रोडक्शन में तो भले कुछ आप अपने से ऐड कर सकते हो, लेकिन बॉडी पार्ट आपका स्पेसिफिक वो डाटा होता है जो आप गूगल से सर्च करते हो या सर्वे से निकाल के लाते हो, वो आराम से किसी को भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो कंक्लूजन है, जो आपका अपना ओपिनियन है, वो किसी को कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको पहुंचाना है अपनी ऑडियंस के पास। तो कंक्लूजन पार्ट हमेशा खुद से लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है, कि आपका क्या कंक्लूजन निकला। आपने जो सर्वे किया कि कुछ बच्चे जो हैं वो वॉयलेंस की वजह से बिगड़ रहे हैं, कुछ बच्चे वॉयलेंस की वजह से अच्छे हो रहे हैं, कुछ बच्चे वॉयलेंस अगर कंट्रोल में देखा जाए, पेरेंट्स के पेरेंटल कंट्रोल में, तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर कुछ पेरेंटल कंट्रोल नहीं है तो उस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, वॉट एवर यू आर गोइंग टू कंक्लूड, you have to write it in your own words, understood। तो ये होता है प्लान आउट और आउटलाइन, ठीक है। प्लान करना है आपको, क्या क्या चीजें आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करेंगे बॉडी पार्ट में, क्या क्या चीजें आप इंक्लूड करेंगे कंक्लूजन में, किस तरह आप कंक्लूड करेंगे, किस तरह। जैसे देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है ना, तो इफेक्टिव स्पीच हो, इफेक्टिव ऐसे हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब करना होता है, तो आपका रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है ना कि लोगों पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लोग पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओरल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी ऑडियंस पे। अगर आप अच्छा इफेक्ट बना पाए अपनी ऑडियंस के, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि हाँ अरे उस बंदे ने ऐसा बोला था, हम सर्च करके देखते हैं कि ऐसा सच है कि नहीं है। अगर सच है तो वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जो ऑडियंस है आपको वो रिस्पेक्ट करने लगती है कि इस पर्सन ने हमें इतना इंफॉर्मेशन दिया, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ये क्यों इतने सक्सेसफुल होते हैं? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल लिसन टू देम। और क्यों लिसन करते हैं? क्योंकि जब उनकी बात वो फॉलो करते हैं या उनकी बात को वो रिसर्च करते हैं, तो वो पाते हैं कि वो सच बोल रहे हैं, अंडरस्टूड।
अगर कोई एक पर्सन है जो आपको मोटिवेट करना चाहता है कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, बिना एक्सरसाइज किए सिर्फ एक डाइट को फॉलो करके या सिर्फ लेजीनेस को ना क्रिएट करके या फिर ऑफिस के रेगुलर काम करके ही आप फिट नहीं रह सकते। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। तो इसके लिए वो फैक्ट कुछ रखेगा आपके सामने, वो कुछ स्टोरी बताएगा कि हाँ इस पर्सन का ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसके साथ ऐसा हुआ था। तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके ऑडियंस पे, और वो इम्पैक्ट जो होता है वो आपको अपने खुद से डालना होता है स्पीच में। चाहे आप स्पीच लिखो, ऐसे लिखो, चाहे आर्टिकल लिखो, ठीक है। ऐसे एन आर्टिकल आर बेसिकली रिटन फॉर्मेट, तो वहां पर आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। इम्पैक्ट तभी पड़ेगा जब आपकी जो रीडर्स हैं, आपके जो ऑडियंस हैं, वो एक अच्छे रीडर हैं। रीडर मतलब उनको रीड करना अच्छा लगता है, उनको वो इमेजिन करते हैं आपकी बातें। जब आप जो लिखा है वो पढ़ते हैं तो वो इमेजिन करते हैं, तो वो सारी चीजें इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना ओरल कम्युनिकेशन करता है। ओरल कम्युनिकेशन में हर एक मेंबर जो है आपकी ऑडियंस का, अगर आप अच्छा स्पीच दे रहे हैं, इफेक्टिव स्पीच दे रहे हैं, हर एक पर्सन आपकी ऑडियंस में जो भी एक भी पर्सन है, अगर उसने आधी स्पीच भी सुनी होगी तो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। अंडरस्टूड? तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, प्लान एंड आउटलाइन, यानी कि आपको प्लान करना है कि क्या क्या चीज आप स्ट्रक्चर में डालेंगे। नाउ स्ट्रक्चर योर ऐसे। स्ट्रक्चर योर ऐसे मतलब जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की, मान लो आपने गूगल से बहुत सारा डाटा गैदर कर लिया, अब उसको आपको परफेक्ट वे में रखना है कि पहले कौन सी बात बोलनी है, दूसरे बाद में कौन सी बात बोलनी है। मतलब एग्जैक्टली आप पूरा जो है ऐसा नहीं है कि आप एकदम मतलब मैथमेटिक्स में जैसे आप देखते हो जब फॉर्मूला प्रूफ करते हो तो वहां पर स्टेप्स रहते हैं, राइट। पहला स्टेप किया, दूसरा स्टेप किया, प्रूफ तो आप देखते ही, अगर आपको पता है कि प्रूफ कैसे होगा तो आप देखते ही बता सकते हो कि हाँ ये सही है जो लिखा हुआ है, लेकिन प्रूफ करने के लिए स्टेप्स चाहिए होते हैं। तो सिमिलर केस में जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो ऐसे का, आर्टिकल का, स्पीच का, डिबेट का, डिस्कशन का, तो स्ट्रक्चर में आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस तरह आपका जो मटेरियल है वो कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस को। ठीक है, आप एकदम से शुरू होते ही स्टार्टिंग में नहीं बता सकते हो उनको बहुत सारे फैक्ट्स। ठीक है, यहाँ तक कि फैक्ट्स ऐसा नहीं, फैक्ट्स का मतलब ये नहीं कि आप स्टैटिस्टिक नहीं बता सकते। बहुत सारे ऐसे स्पीच हैं जो फैक्ट से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, इफ यू लुक लिसन टू केयरफुली, अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड देयर स्पीच विद देयर विद अ शॉकिंग फैक्ट। ठीक है, कि इतना परसेंटेज जो पीपल हैं वो ये वायलेंस वाला, इतना परसेंट जो चिल्ड्रन हैं वो वायलेंस वाली मूवीज पसंद करते हैं। तो दिस इज अ शॉकिंग इफेक्ट और शॉकिंग फैक्ट फॉर एन ऑडियंस। तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है जिससे आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि जो मैसेज आप भेजना चाहते हो वो ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाए और उसके बारे में वो रिसर्च करे, उसके बारे में वो सोचे। दैट इज व्हाट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। अगर आप ऐसे लिख रहे हो, चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हो, आपको अपनी ऑडियंस को मजबूर करना है कि वो आपकी जो बातें हैं उसके बारे में सोचे, कि आपने जो कहा वो हो सकता है कि सही है या गलत है, इसके बारे में जानने के लिए उनका क्यूरियोसिटी जगे। ठीक है, पढ़ के भूल गए या सुन के छोड़ दिए, वैसा वाला हाल नहीं होना चाहिए। देन योर स्पीच इज नेवर इफेक्टिव। ठीक है, write the introduction, write the body, write the conclusion, obviously that is once you have formed the structure, उसके बाद इस चीज में बैठाना बहुत आसान होता है। रिवाइज एंड चेक द ऑर्डर, यानी कि आपको रिवाइज करना है, एक बार पढ़ के देखिए, ठीक है, सुना के देखिए किसी और को। ठीक है, आपकी ऑडियंस हो सकती है कि या तो आप सामने आईने के सामने खड़े होके बोले तो आपको पता चल जाएगा कि वो इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपके बॉडी लैंग्वेज मैच कर रही है या नहीं कर रही है। और किसी और को सुनाने से क्या होता है, once you have a single audience, even they can tell that whether your content is effective or not effective, मतलब उन पे असर पड़ रहा है आपकी बातों का या नहीं पड़ रहा है। understood? So these are the steps that you have to follow for a good essay. क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी होती हैं जब आप ऐसे लिखते हैं? तो कीप द बेसिक फॉर्मेट ऑफ द ऐसे इन माइंड। मतलब बेसिक फॉर्मेट जो है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये बेसिक फॉर्मेट है, हमेशा ध्यान में रखना है। चाहे आप ऐसे लिख रहे हो, आर्टिकल, स्पीच, whatever you are writing, this is the basic format and you cannot deviate from this fact. ठीक है,
इस बेसिक फॉर्मेट को, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंक्लूजन पहले बोलने लगे, उसके बाद फैक्ट्स बता रहे हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, इस तरह का फॉर्मेट नहीं चलता है। बेसिक फॉर्मेट, क्योंकि रिटन हो रहा है ना, रिटन कम्युनिकेशन में कभी भी आप, मतलब जैसे ओरल में क्या होता है ना कि आप फैक्ट बता रहे हो, शॉक दे दे रहे हो ऑडियंस को, या प्रूफ जो है पहले ही बता दे रहे हो, तो ये सारी चीजें ओरल में चलती हैं। बट रिटन में कभी भी आप बेसिक फॉर्मेट से डेविएट नहीं करते हो। अगर आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है तो आप इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, फिर बॉडी पार्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। इस फॉर्मेट से डेविएट रिटन में कभी मत होना, जरा सा भी नहीं। Do not use too many quotes in your essay. Sorry. यहाँ पर आपका जो कोटेशंस यूज होते हैं, कोटेशंस आपका जो मॉर्निंग के गुड मॉर्निंग वाले कोटेशन आते होंगे, मैसेज आते होंगे आपके पास, वो सारे कोटेशंस, ठीक है। आइंस्टाइन ने क्या कहा उसका एक कोटेशन बन जाता है, निकोलस ने क्या कहा उसका एक कोटेशन बन जाता है। तो वो सारे कोटेशंस जो होते हैं वो आप अपने किसी भी रिटन या ओरल फॉर्मेट में लगा सकते हैं जब आप ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो, मान लीजिए आप कोई मॉरल स्टोरी बता रहे हैं, उसके आगे अगर आप कोटेशन लगाते हैं, इस टाइप का कोटेशन लगाते हैं, तो उससे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है ऑडियंस को, ठीक है। अगर अगर आप स्टार्टिंग में लगा रहे हो तो उनका ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा कि हाँ जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, जरा सुनते हैं इसको कैसे समझाता है इस बात को वो। तो ये सारे कोटेशन जो होते हैं वो अटेंशन ग्रैबर्स होते हैं, ठीक है, आपकी ऑडियंस को अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज होते हैं। तो इफ यू थिंक दैट योर ऑडियंस वुड नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट वाइल रीडिंग और कॉन्सेंट्रेट वाइल लिसनिंग, सो इन दैट केस आपका कोटेशंस बहुत हेल्प करता है। Avoid using contradicting statements and abbreviations. मतलब रिटन में कभी भी आप ऐसे लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, मेमोरेंडम बना रहे हो, तो एब्रीवेशंस ट्राई करिए कि नहीं करें। एब्रीवेशंस क्या होते हैं, बहुत ही इनफॉर्मल होते हैं। जैसे आप अपने दोस्त को भेज रहे हो तो बिटवीन में BTW लिख देते हो, फ्रेंड है, इनफॉर्मल है, चलता है। लेकिन वही चीज अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर आप एप्लीकेशन में नहीं लिख सकते हो, ईमेल में नहीं लिख सकते हो उनको उस तरह, ना ही आप अपने CV या रिज्यूमे में लिख सकते हो, राइट। तो एब्रीवेशंस बहुत ही इनफॉर्मल होते हैं, इसीलिए इनको रिटन फॉर्मेट में अवॉइड करते हैं। ओरल में तो होता ही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने एक बार बोल दिया कि टेलीविजन वायलेंस जो है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो आपका पूरा स्टेटमेंट या पूरा ऐसे में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जो ऑडियंस को कंफ्यूज कर दे कि अरे ये तो बोल रहा था कि अच्छा नहीं है, फिर एडवांटेज बता रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक जगह सही बोल रहे हो एक चीज को, एक जगह उसी चीज को गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या उल्टा इसका नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत बोल रहे हो किसी चीज को तो आपका पूरा ऐसे में पूरा ये प्रूफ देना चाहिए, आपको पूरा ओपिनियन बताना चाहिए कि आप गलत है वो चीज। अगर सही बोल रहे हो तो पूरे ऐसे में वही चीज बतानी है कि सही है वो चीज। अंडरस्टूड। कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हो तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करना है। यानी अगर गलत बोल रहे हो तो पूरे ऐसे में, पूरे स्पीच में, पूरे आर्टिकल में उसे गलत ही बोलोगे। अगर सही बोल रहे हो तो उसे पूरे फॉर्मेट में सही ही बोलोगे। अंडरस्टूड। डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट कभी भी एक्सीड नहीं करना है। वर्ड लिमिट का मतलब सिर्फ वर्ड लिमिट से नहीं, टाइम लिमिट से भी होता है। अगर आपको स्पीच की टाइम लिमिट दी गई है कि 5 मिनट बोलना है, आधा घंटा बोलना है, 15 मिनट बोलना है, 2 मिनट बोलना है, डू नॉट एक्सीड द टाइम लिमिट। आप टाइम लिमिट के बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं, ऐसा नहीं कि 1 मिनट बोला है तो 30 सेकेंड्स में बोल के खत्म कर दिए। अगर 4 मिनट बोला है तो 3.5 बोलोगे तो चलेगा, लेकिन 2 मिनट में या 1 मिनट में खत्म कर दिए तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड्स का आप ऊपर नीचे कर सकते हो, पर ट्राई करो कि ऊपर ना हो, नीचे हो तो चलता है लेकिन ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सीड टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट कभी भी एक्सीड नहीं करो। वर्ड लिमिट जब आप रिटन फॉर्मेट में, जैसे आपने उसमें लिखा था, विप्रो में लिखा था, तो उसमें कभी भी वर्ड एक्सीड नहीं करना चाहिए। वर्ड एक्सीड नहीं क्या करोगे, वहां पर तो ऑब्वियसली ऑप्शन ही रहता है कि उसके आगे वर्ड लिमिट एक्सीड होगा तो वो टाइप ही नहीं करेगा। तो ट्राई करिए कि वर्ड लिमिट के अंदर आपका कंप्लीट हो जाए ऐसे। अंडरस्टूड।
नेक्स्ट आपका है डोंट राइट अबाउट टू मेनी आइडियाज, जस्ट स्टिक टू वन। यानी कि अगर आपका कोई एक टॉपिक है तो ऐसा नहीं कि आप उसके बारे में बोलते बोलते किसी और चीज में चले गए और फिर उसके बारे में ही बताने लग गए। नहीं, जो आइडिया है उसी के बारे में बताना है और वहीं पर स्टिक करना है, चाहे आप रिटन फॉर्मेट में बोल रहे हैं चाहे आप ओरल फॉर्मेट में बोल रहे हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ टीचर्स जो हैं जब कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल में कई बार कुछ बच्चे ना डेविएट हो जाते हैं, फिर वो एग्जाम्पल के ही बारे में बात करते रह जाएंगे, मेन जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो ऐसे डेविएट नहीं करना है ऑडियंस को, ना ही खुद होना है, ठीक है। जिस बारे में टॉपिक में बात कर रहे हो उसी टॉपिक में आपको पूरा ऐसे लिखना है, उसी टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है, उसी टॉपिक के ऊपर आपको स्पीच लिखनी है, प्रेजेंट करनी है। अंडरस्टूड? बहुत सारे आइडियाज नहीं लिखिए, जैसे मान लीजिए ये टेलीविजन वॉयलेंस वाला है, मैं सेम एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको हेल्पफुल भी हो अपना स्पीच तैयार करने में, प्लस मेरे को 10 एग्जाम्पल अलग अलग ना लेने पड़े, इसीलिए एक ही एग्जाम्पल लेके मैं चल रही हूँ। तो यहाँ पर इस केस में अगर आपको आइडियाज लेने हैं तो आइडियाज मतलब क्या कि अगर आपको यहाँ पर आइडियाज लेने हैं कि बच्चे जो हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। मान लीजिए कि आपने कोई एक वेब सीरीज पकड़ ली, उसके ऊपर पूरा लिख दिया कि ये वेब सीरीज जो है इसमें इतना वायलेंस दिखाया जा रहा है, या फिर ये कार्टून जो है उसमें इतना वायलेंस दिखाया जा रहा है, उसमें ये मतलब बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि आप कह रहे हैं कि वायलेंस बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है, बच्चे जो चीज देखते हैं उनमें वो नहीं होने चाहिए या वो होनी चाहिए, आइदर ऑफ देम, ठीक है। या तो होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक ही होगा। दोनों नहीं हो सकता, दोनों होगा तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज का मतलब क्या है कि आपने क्या लिख दिया कि बच्चे जो हैं उनके कंटेंट में वायलेंस आ रहा है, जो अडल्ट हैं उनके कंटेंट में भी वायलेंस आ रहा है, जो बूढ़े हैं उनके लिए कोई कंटेंट नहीं बनाया जा रहा है, जो पुराने आइडियाज हैं, पुराने टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके बेसिस पे कोई कंटेंट नहीं बनाया जा रहा है, मॉरल स्टोरीज पे कोई कंटेंट नहीं बनाया जा रहा है। तो ये सब डेविएशन हो गया। नहीं, आपको सिर्फ टेलीविजन वायलेंस मतलब जो वायलेंस है उस पे क्या बच्चों पर असर पड़ रहा है, इतना ही टॉपिक है। तो अडल्ट्स के लिए क्या है, किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, ये सब नहीं, आपको सिर्फ इतना ही स्टिक करना है इसी आइडिया पर कि जो टेलीविजन वायलेंस है वो क्या असर कर रहा है बच्चों पर। अंडरस्टूड? नाउ यहाँ पर बताया गया है 4 बेसिक टाइप ऑफ योर ऐसे, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ योर ऐसे: नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी एंड आर्गुमेंटेटिव। इन सभी के एक एक पर्पस होता है, जिस पर्पस के लिए आप यहाँ पर बनाए जाते हैं। जैसे कि स्टोरी अगर बता रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। तो नरेटिव क्या होता है? नरेटिव यानी कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई एक मतलब वहां पर कोई एक मोरल स्टोरी जैसे आपने सुनी होंगी, तो मॉरल स्टोरी में जैसे अगर कभी पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी आपने, तो वहां पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताते हैं लोग, ठीक है। वहां पर जैसे उस गांव में वो लड़का रहता था, ऐसा ऐसा करके कहानियां होती है, वो होता है डिस्क्रिप्टिव, जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो सब चीजें। नरेटिव यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो, जैसे कि मैं शिमला गया था घूमने के लिए, तो मैंने वहां पर ऐसा ऐसा होते हुए देखा, तो वहां पर पूरे कैरेक्टर्स रहेगा, प्लॉटिंग रहेगी, ठीक है। कि ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि मेरा लगेज गुम हो गया, फिर मैंने उनको कंप्लेन की, मैंने उनको मतलब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ठीक है। और उसमें एक लेसन है जो आपकी ऑडियंस को लर्न करना है, ठीक है। आपका लेसन ये हो सकता है कि जो आपका मतलब कंटेंट है, ठीक है, मतलब जो आपका लगेज है वो आप कभी किसी और के भरोसे ना छोड़ें, ठीक है। या फिर जो लगेज है वो अपने पास रखें, ध्यान देते रहें, इस टाइप का जो भी आपका छोटा मोटा लेसन, बड़ा लेसन, कोई भी लेसन हो सकता है। तो आप अपने साइड से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोई स्टोरी बताते हैं तब वो नरेटिव होता है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर डिस्क्राइब किया जाता है हर एक चीज, ठीक है। देयर वाज अ गर्ल who lived in a village by the side of the hill। हिल के साइड में वो एक विलेज था, वहां पर वो रहती थी, मतलब पूरा ओरिजिनल से शुरू से लेकर एंड तक आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उसका कहानी, अपना नहीं, उसका कहानी। दैट मीन्स दैट यू आर डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ठीक है। जस्ट दैट मीन्स यू आर राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे।
तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या क्या चीज में हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है, कलर हो रहा है, फ्रेग्रेंस हो रहा है, ये सारी चीजें वहां पर मेंशन हो रही है। और ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे आपको रोज को डिस्क्राइब करना है तो रोज का ओरिजिन क्या है, अपीयरेंस कैसा होता है, कलर कैसा होता है, फ्रेग्रेंस कैसा होता है, ये सारी चीजें आप पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे वो चीजें होती हैं, ठीक है। डिस्क्राइब करना मतलब उसके बारे में पूरा बताना। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब वो ऐसे जहां पर आप पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सब कुछ बताते हैं, ठीक है, सब कुछ पूरा डाटा आप दे देते हो ऑडियंस को। ओके, सो डिस्क्रिप्टिव हो गया। नेक्स्ट इज योर एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी मतलब एक्सप्लोर करना और डिस्कस करना प्रॉब्लम को, ठीक है। यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में रेगुलरली बात नहीं की जाती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स है जिनके ऊपर लोग खुल के बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको एक्सप्लोरेटरी स्पीच देनी है या ऐसे लिखना है या आर्टिकल लिखना है, तो वो उन टॉपिक्स, स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स के बारे में लिखा जाता है जहां पर रेगुलरली उन पे बात नहीं की जाती है। तो आप वहां पर कंटेंट जो है ऑडियंस के सामने लेके आते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा गया था, ये प्रूफ है, वो प्रूफ है, पूरा डिस्कशन आप वहां पर करते हैं विद द ऑडियंस और विद समवन एल्स। पूरा डिस्कशन आप स्टोरी बता सकते हैं वहां पर किसी एक पर्सन का, या फिर कोई एक डिस्क्रिप्शन, कोई भी स्टोरी किसी और का आप बता सकते हैं। पूरा मतलब आप वहां पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी की लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत कम किसी की लाइफ में होता है, तो उस केस में आप जब उसका स्टोरी बता रहे हैं देन इट इज एक्सपोजिटरी। यानी कि आप पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसा इसकी लाइफ में हुआ, ऐसा किसी और की लाइफ में नहीं देखा गया है कभी, या बहुत रेयर देखा जाता है। जैसे कोई रेयर डिजीज, ठीक है, कोई ऐसा रेयर डिजीज हो गया, तो उस डिजीज के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो आप वहां पर पहले एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में कि क्या डिजीज है, क्या सिम्टम्स है, कैसा होता है, क्या इसके कॉजेज हैं। फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे कि ऐसा डिजीज इतने लोगों में, इतने लोगों को ही होता है, इस वजह से होता है, ऐसा पर्टिकुलर करने वालों के ही साथ होता है। इस तरह का पूरा डिस्कशन आप करेंगे पूरी प्रॉब्लम का। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड एक्सपोजिटरी। लास्ट इज योर आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव जो होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव वाला जो रहता है वहां पर आर्ग्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आपका अपना एक ओपिनियन है, वो आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और वहां पर बताएंगे कि ये जो पॉइंट है ये इस तरह से होना चाहिए। जैसे किसी कहानी का रिव्यू लिखना, ठीक है, किसी भी कहानी का, किसी फिल्म का रिव्यू लिखना, किसी स्टोरी का रिव्यू लिखना, किसी बुक का रिव्यू लिखना। तो रिव्यू मतलब क्या होता है कि आप वहां पर, कहानी तो आपको मिल गई, आपने पढ़ ली, आपने देख ली, उसके बाद आपका क्या ओपिनियन है वहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड, उस फिल्म से रिलेटेड, उस बुक से रिलेटेड, वो सारी चीजें जब आप लिखेंगे देन इट वुड बी आर्ग्यूमेंटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, इन एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे द राइटर इज ट्राइंग टू कन्विंस द रीडर ऑफ समथिंग। यानी कि अगर मैं लिख रही हूँ एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, तो मैं आपको कन्विंस करना चाहती हूँ कि ये जो बुक है या ये जो मूवी है उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं, इस तरह ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और मेरे ओपिनियन से बहुत सारे लोगों को देखनी चाहिए या फिर आपको पढ़नी चाहिए, वंस इन अ लाइफ टाइम पढ़नी चाहिए। ये सारा चीज क्या है, मतलब मैं अपना आर्ग्यूमेंट, ठीक है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन जो है वो बताना चाह रही हूँ कि जो मेरे ऑडियंस हैं वो मेरे ओपिनियन को फॉलो करें, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ वो क्यों सही है, मैं जो बता रही हूँ वो क्यों आपको फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं अपने ऐसे में बताऊंगी या स्पीच में बताऊंगी या फिर आर्टिकल में बताऊंगी, वट एवर यू आर यूजिंग द मीडियम विद। मेन पर्पस आपका यही है कि आप पूरा आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट मतलब आपका अपना जो ओपिनियन है, आप जो सोचते हैं किसी चीज के बारे में, वो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऑडियंस को कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, और आप कन्विंस करना चाहते हैं कि मैं जो सोचता हूँ मेरे पास प्रूफ है, इस वजह से मैं सोचता हूँ इस बारे में ऐसा, ठीक है। Is there any specific doubt regarding anything that I have explained? Steps to write good essay, what mistakes to avoid, or what type of essay are there? इन सभी चीजों में किसी को भी कोई डाउट?
किसी को भी कोई स्पेसिफिक डाउट है? अच्छा, यू वर नॉट स्पीकिंग इन बिटवीन, कोई भी बच्चा बीच में बोला नहीं है, तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि मेरा जो आवाज है वो कहीं भी बीच में टूट नहीं रहा था और आपको क्लियर समझ में आ गया है यहाँ पर मैंने जो भी बोला। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क मी। ठीक है, आपको ये कंटेंट चाहिए तो मैं ये ऐसे का फाइल जो है ये आपको ग्रुप में सेंड कर सकती हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने सेंड कर दिया था, बट अगर नहीं भी किया है तो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। whatever you are thinking कि आपको ये लग रहा है या फिर आपको अगर कुछ जानना है तो इस बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड? एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं फिर से बता दे रही हूँ कि मंडे को या फिर सैटरडे को कल अगर क्लास होती है तो कल आप सभी जो है स्पीच प्रेजेंट करेंगे। कल नहीं होगी तो मंडे को मुझे सबके स्पीच एटलीस्ट तैयार चाहिए। चाहे आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं एक दिन में या नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज अनदर, लेकिन एटलीस्ट मुझे सबके पास यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में स्पीच तैयार चाहिए। अंडरस्टूड? आप अपना कैमरा ऑन करेंगे और मुझे दिखाएंगे कि आपने स्पीच लिख के रखी है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? स्पीच का टॉपिक सबको फिर से बता देती हूँ, कुछ बच्चे लेट से ज्वाइन किए थे तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। टॉपिक आपका स्पीच का ये है, दिस इज योर टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक पे प्रतीक ऑलरेडी दे चुका है स्पीच, इसीलिए उसको मैंने खुद से कोई टॉपिक चूज करने बोला है। अदर देन दैट बाकी स्टूडेंट जो हैं वो इसी टॉपिक पे स्पीच प्रेजेंट करेंगे। मैं अगर किसी का नाम बुलाऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि आपको स्पीच प्रेजेंट करनी है तो मुझे ये नहीं सुनाई देना चाहिए कि मैम हम घर से बाहर हैं, मैम मेरा तैयार नहीं है, मैम कुछ देर दे दीजिए, 5 मिनट हम तैयार कर लेंगे। दीज एक्सक्यूजेस विल नॉट बी लिसन टू। आपको नेक्स्ट क्लास 100% रेडी रहना है कि मैं बस यहाँ पर आपका नाम लूं, या फिर अगर मैं नाम नहीं भी ले रही हूँ सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि whoever is prepared the speech can present their speech, you will raise your hand immediately। ठीक है, मुझे यहाँ पर जबरदस्ती किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप प्रेजेंट करिए तो अभी प्रेजेंट करिए तो ये वो जबरदस्ती मैं नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं अभी से बता रही हूँ। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। नेक्स्ट क्लास मुझे सबकी स्पीच चाहिए इस टॉपिक पर। इज देयर एनी स्पेसिफिक डाउट? कोई भी डाउट नहीं है जो भी मैं बता रही हूँ उसमें? चलिए, नहीं डाउट है तो आई एम टेकिंग योर साइलेंस एज इफ यू आर अंडरस्टूड। ठीक है, आप समझ में आ गया है सबको, ये मैं समझ गई हूँ। अगर आप नहीं बोल रहे हो तो then I am ending this class today from here. I have taken the attendance, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। और again next class सबकी स्पीच मुझे चाहिए। One more thing, do not keep it informative। पूरा 100% स्पीच आपका इंफॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए। बॉडी पार्ट में 5 से 6 लाइन आप डाटा निकाल सकते हैं गूगल से डालने के लिए, दैट इज एनफ। इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइनें आप डाटा निकाल सकते हैं गूगल के लिए, दैट इज इनफ। लेकिन कंपलसरी है आपको कंक्लूजन खुद से लिखना है। ठीक है, चलिए लेट्स एंड दिस क्लास हियर देन। आई हैव टेकन द अटेंडेंस, यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि अगेन यहाँ पर बार बार मैं देख रही हूँ कि आपके बैच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा ऑडियो डिस्कनेक्ट करके क्लास अटेंड करते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं उन बच्चों को अटेंडेंस नहीं देती हूँ, तो अगर आपका अटेंडेंस का इशू होगा तो मेरे पास नहीं आइएगा। अंडरस्टूड? ओके।